सो कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट टू, इसके अंदर हमने दो सेक्शन और डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन बीइंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो शुरू में भी जब मैंने बात हुई थी और मैं आपको ब्रीफ कर रहा था तो मैंने बताया था कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का मतलब यह है कि जो बिजनेस नॉन करेंट एसेट्स अगर खरीद रहा है या बिजनेस अगर नॉन करेंट एसेट्स बेच रहा है, तो खरीदते वक्त ऐसी बात है, व्हेन यू आर बाइंग ए नॉन करेंट एसेट तो आपकी जेब से पैसे निकल के जा रहे हैं। सो दैट इज अ कैश आउटफ्लो। जबकि अगर तो आप कोई अपना नॉन करंट एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हो और उसको बेच के कुछ पैसे, कुछ सेल प्रोसीड आ रही है, तो दैट इज अ कैश इनफ्लो। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर हम बताएंगे कि नॉन करंट एसेट अगर हमने कोई खरीदा है तो उसकी वजह से कितने पैसे गए हैं, और अगर हमने कोई नॉन करंट एसेट बेचा है तो उसकी वजह से कितने पैसे आए हैं। तो आप यहाँ देखें, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी दिस विल कम आफ्टर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बहुत सिंपल है, अगर आपने कोई एसेट खरीदा है तो उसकी वजह से आउटफ्लो है क्योंकि पैसे गए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त आपका कंसर्न कैश से है कि कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है या जा रहा है। तो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट कैश जा रहा है। जबकि व्हेन यू टॉक अबाउट कि अगर आपने बिजनेस के कुछ एसेट्स बेच दिए हैं, तो जिस अमाउंट पे आपने एसेट्स को बेचा है, जो सेल प्रोसीड आपने रियलाइज करी है उस एसेट को बेच के, वो बेसिकली आपके बिजनेस के अंदर इनफ्लो है। उतनी अमाउंट आपके बिजनेस के अंदर आ रही है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव एलिमेंट। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर अपार्ट फ्रॉम दीज नॉन करंट एसेट मेजर चंक आपका यही आता है। इसके अलावा अगर आपने कोई और किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई है, या ड्यूरिंग द ईयर आपने बिजनेस किसी और बिजनेस के शेयर्स खरीद लिए, लेट से अपने बिजनेस के नहीं किसी और बिजनेस के अंदर कोई शेयर्स खरीद लिया आपने, तो वो भी एक तरीके की आपकी इन्वेस्टमेंट है। और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से भी पैसे आपकी जेब से निकल के जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट अदर सोर्सेज बिजनेस, ये इट इज एन आउटफ्लो। तो ये ज्यादातर जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ये कर सकते हैं कि किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद के रख लें, या कोई लेट से बॉन्ड्स खरीद के रख लें जो कि उनको हर साल कुछ ना कुछ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दें। तो वो कहीं पे भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी जेब से पैसा निकल के कहीं और जा रहा है या कहीं और इन्वेस्ट हो रहा है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ नेगेटिव आउटफ्लो। और फिर उसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब रिटर्न आएगा, लेट्स से अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, तो उसके ऊपर कुछ डिविडेंड आएगा, कुछ रिटर्न आएगा। तो वो जो डिविडेंड आएगा आपके पास, वो यहाँ पे एज अ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट में जरा और चीज भी क्लेरिफाई करूंगा जब मैं फाइनेंशियल एक्टिविटी पे जाऊंगा, कि ये जो डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है ना, ये आपकी मौखिक स्कीम्स के अंदर समटाइम्स इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर भी लिखा हुआ आया है। एक कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से डिविडेंड आ रहे हैं, तो वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर भी कुछ टाइम्स लिखा हुआ और कुछ टाइम्स उन्होंने उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर भी लिखा हुआ है। तो आपका ये अब ये जो आपके सर हम किस में डालें, हम इसको डिविडेंड रिसीव को इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में डालें या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालें, तो उन्होंने दोनों जगह डाला हुआ और दोनों जगह ही क्या आप एक्सेप्टेबल है। रिपीट कर सकते हैं डिविडेंड से पहले क्या बता रहे थे? डिविडेंड से पहले मैंने यही बताया कि भाई आपने अगर किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो लेट्स से किसी का और कंपनी के, मैं एक XYZ लिमिटेड कंपनी हूँ, मेरे पास अच्छा खासा कैश अवेलेबल है, मैंने किसी और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का सोचा और उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। तो जब मैंने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे तो मेरे बिजनेस से तो पैसा निकल गया ना। तो वो जो पैसा निकला है, दैट इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन एन अनदर बिजनेस, जिसकी वजह से कैश आउटफ्लो हो रहा है। और मैंने जब इन्वेस्टमेंट करी थी तो कुछ टाइम बाद मुझे उसके ऊपर रिटर्न आएगा। वो रिटर्न अगर मैंने शेयर्स खरीदे हैं तो डिविडेंड्स की फॉर्म में होगा, अगर मैंने बॉन्ड्स खरीदे हैं तो इंटरेस्ट की फॉर्म में होगा। तो वो जो रिटर्न आ रहा है वो मैं यहाँ पे उसको एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करूंगा। तो जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इट इज एन आउटफ्लो, जब उसका रिटर्न आ रहा है तो दैट इज रिकॉर्डेड एज एन इनफ्लो। सिंपल। तो यही दो चार चीजें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर आएंगी। जब मैं इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मेरे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी निकल कर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट वन विल बी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है कि बिजनेस ने कितना कैश जनरेट किया या कितना कैश खर्च किया टू फाइनेंस द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए उन्होंने कहाँ से पैसा रेस किए। और कभी कभार जब वो पैसे रेस करते हैं तो उसकी कुछ कॉस्ट भी उनको पे करनी पड़ती है या उसकी रीपेमेंट करनी पड़ती है, तो वो कितनी उन्होंने रीपे करी। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आपको पता है कि बिजनेस के पास अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए सबसे जो मेजर दो तरीकेकार अवेलेबल होते हैं, उसमें पहला है बैंक लोन, कि या तो कहीं से उधार ले लो। अच्छा, अब जब आप बैंक लोन ले रहे हो तो आपके बिजनेस के अंदर तो पैसे आ रहे हैं। तो इफ आपका बैंक लोन आपने इस साल कोई लेट से कोई क्लोज किया और आपको बैंक लोन रिसीव हुआ है किसी भी बैंक से, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव इनफ्लो क्योंकि पैसा आया है। दूसरा जो कंपनीज के पास ऑप्शन अवेलेबल होता है पैसा रेज करने का, वो होता है कि वो शेयर इशू कर दें। तो शेयर इशू करके भी उनके पास पैसे आ ही रहे हैं, तो दैट विल अगेन बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव इनफ्लो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर एक इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम है, ठीक है।
और उसके बाद मैंने लिखा हुआ है रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। अच्छा, ये बहुत ही कम एक तरीके से अगर ये भी कहूँ कि नहीं टेस्ट होने वाली चीज है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए बता देता हूँ कि जिस तरीके से कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, उसी तरीके से कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि कंपनी उन शेयर होल्डर से जिसको शेयर इशू किया है उससे शेयर बायबैक कर ले। कंपनी क्यों शेयर बायबैक कर देती है, इसका लॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर लेट से कंपनी को लगता है कि हमारे शेयर्स मार्केट में बहुत अंडर वैल्यू हुए हुए हैं, यानी कि अगर उनको लगता है कि भाई हमारे शेयर की प्राइस 400 होनी चाहिए और अभी मार्केट के अंदर हमारे शेयर की प्राइस सिर्फ 200 है, तो कंपनी कहती है कि भाई इस 200 के ऊपर क्यों ना मैं ही शेयर खरीद लूं। ठीक है, समझिएगा बात। क्योंकि कंपनी को लगता है कि हमारे शेयर की वैल्यू होनी 400 चाहिए, अभी 200 है, तो कंपनी कहती है क्यों ना मैं अपने शेयर्स खुद ही खरीद लूं, और जब इनकी प्राइस ऊपर जाएगी आने वाले कुछ सालों में, तो मैं ये शेयर्स जो है वो एट अ हायर प्राइस दोबारा बेच दूंगी। तो इसमें भी कंपनी का क्या है, कंपनी का फायदा है। आपको अगर कोविड का टाइम थोड़ा सा याद करो तो कोविड के टाइम पे गूगल पे सर्च करोगे आपको पता चलेगा कि कई कंपनीज ने अपने शेयर्स की रिडेम्पशन करी थी। क्यों? क्योंकि कोविड के टाइम पे मार्केट डाउन हो गई थी। कंपनीज को ये लगा कि भाई हमारे शेयर की वैल्यू एक्चुअल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कोविड वगैरह की वजह से शेयर की मार्केट वैल्यू बहुत नीचे आ गई है। तो कंपनीज ने उस लोअर वैल्यू के ऊपर शेयर होल्डर से शेयर्स को क्या कर लिया, रिडीम कर लिया, बाय बैक कर लिया। ये एक ऑफर होती है कि भाई अगर आप, मैं एक कंपनी हूं और आपके पास मेरा शेयर है, तो मैं एज ए कंपनी आपको ऑफर दे सकती हूँ कि भाई आपके अभी शेयर की मार्केट वैल्यू 200 है, आप मुझे बेच दो 210 पे, बेच दो 220 पे, बेच दो। ये आपके ऊपर होता है कि आप मेरी ऑफर लेते हो या नहीं लेते। लेकिन आप जब देखते हो कि यार करंट मार्केट वैल्यू 200 है और सामने से कंपनी 220 की 10% ऊपर की ऑफर कर रही है, समटाइम्स और ज्यादा की भी कर सकती है, तो आप फिर ज्यादातर कहोगे कि भाई ले लो शेयर, क्योंकि आपको उस वक्त मार्केट वैल्यू के मुकाबले में अच्छी प्राइस ऑफर हो रही होती है। खैर, हमारा काम कंपनी के पर्सपेक्टिव से समझना है, तो सिंपल सी बात है, कंपनी जब शेयर इशू कर रही है उसको पैसा मिल रहा है। कंपनी जब उसी शेयर को शेयर होल्डर से बाय बैक कर रही है, तो कंपनी को शेयर होल्डर को पैसे देने पड़ रहे हैं। जब पैसे देने पड़ रहे हैं तो दैट इज एन आउटफ्लो। तो दैट इज वाई रिडेम्पशन ऑफ शेयर, जिसको बायबैक ऑफ शेयर भी कह सकते हो, दैट विल बी ट्रीटेड एज एन आउटफ्लो। बहुत कम टेस्ट होता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली एक अच्छी चीज है, आपको पता हो तो फायदा ही है। देन जो मैंने बात कही थी कि भाई कंपनी उधार ले सकती है, तो वो ये है कि कंपनी बैंक से भी उधार ले सकती है और डिबेंचर इशू करके भी उधार ले सकती है। आइदर वे, बैंक कंपनी के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, चाहे वो बैंक से लोन ले या डिबेंचर इशू करके लोन ले, इट इज एन इनफ्लो, तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ पॉजिटिव एलिमेंट। लेकिन अगर उसी लोन की रीपेमेंट करनी पड़े, क्योंकि अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो तो फिर उसका कुछ टाइम पीरियड होगा जिसमें आपको रीपे करना होता है। लेट से 1 लाख का लोन और अगले 5 सालों में रीपे करना है, तो हो सकता है आप हर साल 20-20 हजार करके रीपे कर रहे हो। तो जो भी अमाउंट आप बैंक को या रीपे करोगे, दैट इज एन आउटफ्लो, क्योंकि उतनी अमाउंट आपके बिजनेस से निकल के जा रही है। तो रीपेमेंट ऑफ लोन विल बी ट्रीटेड एज अ नेगेटिव एलिमेंट। इसी तरीके से डिबेंचर्स के केस में हम रीपेमेंट नहीं कहते, क्योंकि डिबेंचर्स देखो, एक है बैंक लोन, आपने 1 लाख का लोन लिया और फिर अगले 5 सालों में हर साल थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके आप उनको रीपे करते गए। जैसे जैसे आप उनको अमाउंट रीपे कर रहे हो, वो यहाँ पे एज रीपेमेंट ऑफ लोन एज अ नेगेटिव एलिमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी। डिबेंचर के केस पे रीपेमेंट का जो तरीकेकार होता है वो क्या होता है कि उसकी एक फिक्स मेच्योरिटी डेट होती है, और उस फिक्स मेच्योरिटी डेट पे आप सारा का सारा पैसा वापसी करते हो। तो जब भी वो फिक्स मेच्योरिटी डेट आएगी और आप डिबेंचर होल्डर को उसका सारा का सारा पैसा वापसी करोगे, तो बेसिकली यू आर रिडीमिंग द डिबेंचर। आप डिबेंचर को कॉल आउट कर रहे हो एट द मेच्योरिटी कि भाई अब आपका वक्त पूरा हो गया है, आप लाके हमें हमारा डिबेंचर का डॉक्यूमेंट दे, और जो पैसे आपने हमारे पास हमें उधार दिए थे वो पैसे हमसे वापसी ले लें। तो जब आपने डिबेंचर इशू किया था आपके पास पैसे आए थे, जब आपने डिबेंचर को एक तरीके से रीपेमेंट ही हो रही है डिबेंचर की, जिसको हम रीपेमेंट की जगह रिडेम्पशन का वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज इट इज अ सिक्योरिटी। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के वक्त जब कंपनी शेयर डिबेंचर होल्डर को पैसे दे के डिबेंचर्स ले रही है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ नेगेटिव एलिमेंट, या इट विल बी ट्रीटेड एज एन आउटफ्लो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने लिखी हुई है, ड्रॉइंग्स। अच्छा, ये ड्रॉइंग्स आपके, अगर समझे 15 सवाल हैं तो सिर्फ एक सवाल के अंदर ये ड्राइंग का कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ, उस वजह से मैंने इसको फॉर्मेट में डाला हुआ है कि अगर सोल ट्रेडर के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को आ जाए, जो कि रीसेंट सवालों में पिछले 5-6 साल में नहीं आई है, लेकिन एक पुराने सवाल के अंदर आई थी जिसके अंदर सोल ट्रेडर में आपको बनानी थी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो उसमें अब सोल ट्रेडर के अंदर आपको पता है कि सोल ट्रेडर जो है वो ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है ना। कंपनीज के अंदर तो क्या होता है कि जो शेयर होल्डर, जो ओनर होते हैं, उनको डिविडेंड दे देते हैं, और जो डिविडेंड पे करते हैं तो वो हमने देखा कि भाई वो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम, वो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि वो यहाँ पे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड कर देते हैं कि भाई शेयर होल्डर को हमने डिविडेंड पे किया। क्यों? क्योंकि उनसे पैसा रेस किया था शेयर इशू करके, तो अब जाहिर सी बात है उनको कुछ ना कुछ रिटर्न देना है। जो उनको रिटर्न दिया जा रहा है वो किधर रिकॉर्ड होगा, वो डिविडेंड पेड में आएगा,
और वो डिविडेंड पेड विल बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसी तरीके से लेकिन अगर सोल ट्रेडर है तो सोल ट्रेडर को तो कोई डिविडेंड नहीं मिलता ना, सोल ट्रेडर का तो सारा क्योंकि उसी का बिजनेस है, वो जितना पैसा चाहे निकाल सकता है। तो वो जो पैसा विदड्रॉ कर रहा है, जो बेसिकली आपके बिजनेस की ड्रॉइंग्स है, जो वो ड्रॉइंग्स कर रहा है सोल ट्रेडर, तो वो ड्राइंग भी क्या है, वो ड्राइंग भी एक तरीके का भाई, कंपनी के अंदर जिस तरीके से शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल रहा है, सोल ट्रेडर के अंदर वो बंदा पैसे निकाल रहा है और उसको हम ड्राइंग्स कह रहे हैं, तो इट्स सेम थिंग। एंड दैट विल बी अगेन पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि उसी सोल ट्रेडर ने पैसा डाला था। जो भी कैपिटल अगर सोल ट्रेडर की बात करें इंट्रोड्यूस है, तो वो उसी सोल ट्रेडर का है। तो वो जब वो पैसा, अब जाहिर सी बात है उसको उस कैपिटल के ऊपर रिटर्न चाहिए, और वो रिटर्न ड्राइंग्स की फॉर्म में ही लेगा। तो जो भी ड्राइंग्स हैं, that will also be a part of your financing activity। अच्छा, फिर इसके आगे ये डिविडेंड रिसीव, जो मैंने आपसे बात ऊपर भी कही थी कि भाई अगर आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके शेयर्स खरीदे हुए हैं और अब आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। आप दोनों जगह में से कहीं पे भी रिकॉर्ड कर दो, आपको मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे। अगर मुझसे पूछो तो आई रिकॉर्ड इट इन द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इट मेक्स मोर सेंस टू मी। मार्किंग स्कीम के अंदर कभी उधर भी रिकॉर्ड हुआ हुआ है, कभी इधर भी रिकॉर्ड हुआ हुआ है, बट दैट इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट ना, कि आपने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो उस पर अगर रिटर्न आ रहा है डिविडेंड की फॉर्म में, तो दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। मार्किंग स्कीम में दोनों जगह लिखा हुआ है, तो ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, मैंने इसको दोनों जगह मेंशन कर दिया। खैर, ये हो गए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आइटम्स। अब आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हमने देखा था, उसका एक बैलेंस आ जाएगा। सर इशू ऑफ शेयर सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ सकता है? हाँ बेटा, इशू ऑफ शेयर्स हो, क्योंकि पैसा आपको मैंने बताया ना कि आपको बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा रेस करना है, फाइनेंसिंग करनी है, तो दैट वुड ऑब्वियसली बी पार्ट ऑफ ओनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और डिविडेंड्स रिसीव्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जगह पे भी आ सकता या ये दोनों जगह पे आ सकते हैं, रिटर्न इन्वेस्टमेंट में भी आ सकते हैं, और आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर भी आप मार्केटिंग स्कीम में दोनों जगह देख सकते हो। आपको मैं ये कहूँगा आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में प्लेस कर दो, मार्केटिंग स्कीम के अंदर जो पुराने सवाल आते हैं उसमें आपको दोनों जगहों पे मिल जाएगा ये। है। सही। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी टोटल किया, तो आपके पास आ जाएगा कि भाई बिजनेस ने कितना कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से ड्यूरिंग द ईयर जनरेट किया है, कि मतलब कितना पैसा रेज किया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बेसिकली अगर पॉजिटिव है कि आपने कितना पैसा रेज किया है, और अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब ये है कि आपने जो पहले अमाउंट रेज करी हुई थी उसके ऊपर रिटर्न जो दिया है या रीपेमेंट करी है, तो वो फिर आपने कितनी करी है, तो उसका एक नेट बैलेंस निकल के आ जाएगा। नाउ आपके पास तीन बैलेंसेस आ गए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पॉजिटिव भी हो सकते हैं तीनों, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कोई एक पॉजिटिव हो, दो नेगेटिव हो, दो पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। इन तीनों को जब आप ऐड करा लोगे, यानी तीनों का सम ले लोगे, क्यों एक्यूमुलेट कर लोगे इन तीनों को, तो आपके पास निकल के आ जाएगा नेट कैश इनफ्लो या नेट कैश आउटफ्लो फॉर द ईयर, के बिजनेस ने पूरे साल में क्या तो कितना टोटल पैसा इनफ्लो हुआ है, या कितना पैसा टोटल पूरे साल में बिजनेस की तरफ से आउटफ्लो हुआ है। जो भी टोटल इनफ्लो आउटफ्लो होगा उसको हम लिख देंगे विद द नेम ऑफ नेट कैश इनफ्लो और नेट कैश आउटफ्लो। अगर नेगेटिव है तो आउटफ्लो, पॉजिटिव है तो इनफ्लो। उस नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो के अंदर जब आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस को ऐड कराओगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा, कैश और बैंक, बेसिकली हम कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कैश और बैंक का क्यूमुलेटिव जो टोटल बैलेंस होता है वो। तो नेट कैश इनफ्लो के अंदर या आउटफ्लो के अंदर जब आपका ओपनिंग बैलेंस ऐड होगा, आपके पास अपेरेंटली साल के एंड में जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है, वो बिजनेस का कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो देखिए, नेट कैश इनफ्लो था, उसके अंदर मैंने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड किया, मेरे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकल कर आ गया। एंड दिस इज योर फॉर्मेट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं कि ये आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, जो हमने डिस्कस किया है। और हमें इसी फॉर्मेट के अंदर जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनानी होती है। अच्छा, कुछ नोट्स भी हैं जिसका आपको ख्याल रखना है, जिसमें सबसे पहले, और बहुत कॉमन से नोट्स सर हैं। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सिर्फ बैंक और कैश आ सकता है ना, या और कुछ नॉर्मली होता है? यस, और वैसे जो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है कि अगर कोई भी एसेट बिजनेस के पास पड़ा हुआ है, जिसको आप एक, मेरे ख्याल से 3 हफ्ते या 3 महीने हैं, आई एम फॉरगेटिंग दैट, लेकिन इसका जो बेसिकली डिफाइंड पैटर्न है वो ये है कि जो कि 3 महीने के अंदर अगर तो कन्वर्टेबल टू कैश है, या आसानी के लिए समझ लो कि बहुत ही इजीली कन्वर्टेबल टू कैश है, तो वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ सकता है। इसकी एग्जांपल, मतलब बैंक ओके। और कैश तो आपको पता है बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, लेकिन अगर किसी कंपनी ने गोल्ड भी रखा हुआ है, तो गोल्ड भी बहुत लिक्विड है, आप उसको किसी भी वक्त मोर और लेस जो है वो जाके कैश कैश के अंदर कन्वर्ट करा सकते हो, तो वो भी कैश एंड हम्म। कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। तो एनीथिंग विच इज लाइक हैविंग एन इक्वल इक्वल लिक्विडिटी एज ऑफ कैश एंड बैंक,
तो वो फिर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है। कुछ कंपनीज के पास सेविंग्स अकाउंट होते हैं जो कि लिक्विड होते हैं, जिसमें से वो जब चाहे विड्रॉल ले सकते हैं। एक तो सेविंग अकाउंट ही होता है ना फिक्स वाला, एक होता है नॉन फिक्स के उसमें से आप पैसा चाहो तो निकाल सकते हो, फिक्स सेविंग अकाउंट नहीं है। तो वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होता है, क्योंकि आप उसमें से जब चाहो पैसा निकाल सकते हो। सर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का अलग से क्यों किया है काम? अलग से कोई नहीं किया, वो इट्स द सेम फॉर्मेट। ये किसने कहा अलग से किया है? इट्स जस्ट दैट कि ये मतलब मैंने ये दिखाया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तीनों को अंदर ये आएंगे तीनों रोज? तीनों 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 अलग से नहीं किया, वो मैंने आपको समझाया पहले था, क्योंकि वो बड़ा है कंपैरेटिवली बाकी दो हाँ मिला हाँ। के। और वो स्टिल इन दोनों को मिला के उससे ज्यादा बड़ा है, बाकी इट्स द सेम पार्ट, डिफरेंट नहीं है। वो तो नोट सही। वगैरह बीच में आ गए, ये सेम ही कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये देख रहा हूँ ना, मैंने सबसे पहले क्या लिखा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि वो जो सारा काम हुआ हम्म। सबसे पहले वो काम होगा, उसका बैलेंस आएगा, फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड लास्ट में जो है नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो के अंदर आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करोगे, तो आपके पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ जो मैं आपसे नोट्स बताया था, बड़े सिंपल से नोट्स हैं। कभी आपके पास अगर बोनस इशू की ट्रांजैक्शन है तो आपको पता है कि इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। बोनस इशू के अंदर ना ही तो कोई पैसे आते हैं ना ही तो कोई पैसे जाते हैं। तो बोनस इशू को आप जो है वो कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करोगे। और आपके पास जो टिपिकल कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल आता है, उसमें आपके पास ज्यादातर या तो 2 सालों की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस गिवन होगी, कि भाई एक करंट ईयर की और एक पिछले साल की, ताकि आप करंट ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सको। या फिर जो दूसरा कैटेगरी का सवाल होता है उसमें ये होता है कि 2 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं गिवन होती, बल्कि उसमें बताया हुआ होता है कि भाई जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ओवर द ईयर कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया है। क्योंकि 2 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने का भी जो रीजन होता है वो यही होता है कि आप, जैसे आपने ऊपर देखा था कि भाई इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, अक्रूवल, प्रीपेमेंट्स, ये सब निकाल सको इंक्रीज या डिक्रीज। तो वो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू 2 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो डायरेक्टली बता देता है कि भाई आपके पास जो है वो साल में कितना इंक्रीज हुआ है ओवर द ईयर, या कितना किसी भी एलिमेंट के अंदर डिक्रीज है। एंड उसके साथ साथ आपके पास जो है वो कुछ इनकम स्टेटमेंट की चीजें भी गिवन होती हैं, लेकिन इनकम स्टेटमेंट की जो चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के काम आएंगी। उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो पूरी बन रही है, इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। इसका अक्रूवल कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। जबकि इनकम स्टेटमेंट जो बनती है वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट की बेसिस पे बनती है, जिसके अंदर हमारा कंसर्न होता है विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड द इनकम्स अर्न। यहाँ पे हमारा कंसर्न है विद द एक्सपेंसेस दैट वी हैव पेड एंड द इनकम्स दैट वी हैव रिसीव, बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश की बेसिस के ऊपर बनाई जाती है। एंड देन एक और चीज जो कि बहुत सिंपल और बहुत ऑब्वियस है, कि जो टैक्सेशन का अगर आपको कभी चार्ज निकालना पड़े, तो टैक्सेशन का चार्ज जो निकलता है वो आफ्टर इंटरेस्ट वाला जो प्रॉफिट होता है, विच इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स, उस प्रॉफिट की अमाउंट के ऊपर टैक्स का जो भी परसेंटेज होता है वो अप्लाई होता है, और आपके पास टैक्स चार्ज निकल कर आ जाता है। रीसेंट सवालों के अंदर तो उसने टैक्स चार्ज हमेशा वो खुद ही बता देता है इतना टैक्स चार्ज है, और आपसे कोई परसेंटेज देके कैलकुलेट नहीं करवाता। लेकिन अगर वो आपको परसेंटेज ऑफ टैक्सेशन दे दे, तो आपको पता होना चाहिए दैट इट विल बी अप्लाइड ऑन प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्सेशन। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं। अब हम इसका सर सवाल देख नोट्स टू लेता हूँ। अकाउंट्स का क्या करता हूँ? नोट्स टू अकाउंट्स बेटा वही ना, प्री पेमेंट क्या है, अक्रूवल क्या है, ये सारी चीज़ें ये तो आपको पता है ना, ये तो गिवन ही होती हैं आपके पास जो भी सवाल आता है। तो नोट्स टू अकाउंट्स इज बेसिकली रेफरिंग टू द एडजस्टमेंट। वो तो आपके पास हर सवाल में ही कुछ ना कुछ गिवन होता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के भी सवालों में गिवन होंगे।